ठीक है। अच्छा, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आप एनसीईआरटी पास रखे हो ना? एनसीईआरटी इज देयर? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, बाकी तो बहुत कुछ हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। जो मेन हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको लेके न्यूमेरिकल देते हैं और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर। और एक हमने क्या पढ़ा? और एक हमने पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर, ये दूसरा है। इसको लेके भी न्यूमेरिकल दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब और हमने और भी क्या पढ़ा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, बट इसका क्या है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं देते हैं, इसके ऊपर क्या देते हैं? डेरिवेशन देते हैं। ध्यान रहे, होता है ना कि केमिस्ट्री में किस चीज के ऊपर कैसे दिया जाता है। इसके ऊपर दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज, दिस इज कॉल्ड Q प्लस W, दिस इज द हीट, दिस इज द वर्क डन। सबसे पहले इसके एक दो न्यूमेरिकल करके फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। और ये इंटरनल एनर्जी चेंज से कैसे रिलेटेड है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। ठीक है? अच्छा, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, फिर आपको बताऊंगी। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इसका डेरिवेशन आता है। और एक आता है कि Q टोटल इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ये इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है भी, आज भी करा दूंगी आपको। ठीक है? Q टोटल इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। सारे फॉर्मूला एटलीस्ट हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर देखेंगे। उसके बाद और एक फॉर्मूला आता है Q टोटल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया कर करके चलेंगे तो फिर बेटर रहेगा। ठीक है? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। Q इज द हीट एंड W इज द वर्क डन। अब यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो वो पॉजिटिव है, और हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव है। वर्क डन की अगर बात करूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें ये न्यूमेरिकल जो है उसे सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, ये हो गया इंटरनल एनर्जी के साथ हीट और वर्क डन का रिलेशन हो गया। अब ये डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच क्या है? इसके इसके अलावा आपको वर्क डन वाला भी मैंने फॉर्मूला दिया था, आइसोथर्मल वर्क डन, एडियाबैटिक वर्क डन, सिंपल प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, उसकी भी एक्सप्रेशन आपको मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। बट केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में ये वर्क डन की रिवर्सिबल और एडियाबैटिक या आइसोथर्मल को लेके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स नहीं दिया जाता है। मोस्टली जिसका न्यूमेरिकल्स आपको सीबीएसई एग्जाम में आएगा, एनुअल एग्जाम में, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें करेगा, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है? क्लियर है? तो इसको लेके इसको लेके देंगे, दिस इज द एंथैल्पी चेंज, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज, दिस इज डेल्टा एन गैस क्या होता है? एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से हम डेल्टा एन निकालते हैं। ये तो आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। इज द गैस कांस्टेंट, इज द टेंपरेचर। अच्छा, उसके पास सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू आर, सिंपली आर। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन पूछ रहा था, आपको मैंने डिराइव करके बताया था, अर्पित ने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी करा होगा डेरिवेशन को। ठीक है? आप एक बार देख लेना डेरिवेशन। यस मैम की थी। करा है ना? हाँ। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है Q टोटल इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। मैं थोड़ा सा आपको डाटा बता देती हूँ यहाँ पे। ये होता है मास। ठीक है? ये है स्पेसिफिक हीट। ठीक है? ये स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है? स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? स्टेटिंग टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद और एक फॉर्मेट में भी Q टोटल निकालने के लिए बोला, दिस इज इक्वल टू NCm डेल्टा। डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये मास है और ये नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है? मोलर हीट है। ठीक है? ये स्पेसिफिक हीट अगर न्यूमेरिकल में गिवन है, मैं सीधा ये फॉर्मूला डालूंगी। मास मुझे मेटल का या कुछ भी है तो मुझे उसका मास गिवन रहेगा वहां पे। ठीक है? और अगर मेरे पास मोलर हीट मिला हुआ है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला डाल के भी सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है? अच्छा, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है?
तो ये फॉर्मूला लेके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। अभी तक जो है वो वार्डन वाला ज्यादा नहीं आता है, अगर वार्डन वाला आएगा तो ध्यान रहे वार्डन में ये आता है -p डेल्टा मोस्टली। और बाकी जो एडियाबेटिक वर्कडन है, आइसोथर्मल वर्कडन है, उसका वैल्यू भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि आइसोथर्मल वर्कडन में आपको लिखवा रही हूँ। आइसोथर्मल वर्कडन एक्चुअली होता क्या है, -2.303 RT log ऑफ V2 by V1 होता है। nRT ले लो आप, अगर आप n मोल के लिए ले रहे हो तो nRT ले लो। W is equal to -2.303 nRT log of V2 by V1, आप ये डाल सकते हो ये। बट अभी इसका न्यूमेरिकल मुझे नहीं लग रहा आपके स्कूल में, ये मोस्टली ये एंट्रेंस में देते हैं इसका जो न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये अगर आएगा तो ये आ सकता है W is equal to -P delta V, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये बोल दिया जाएगा कि प्रेशर है इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम जो है वो V1 से लेके V2 में चला गया है, तो क्या वर्क डन होगा, तो -P डेल्टा। आप इस तरीके से सॉल्व इसे कर सकते हो। ठीक है, W का ये भी एक्सप्रेशन आता है, और W का और एक आपको मैंने बताया था जो कि एडियाबेटिक या आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए भी एक आपका जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम लिखते हैं ये है आपका -nR T2 - T1 डिवाइड, इसको nR ले सकते हो, और बाकी ये जो है ये आपका आ जाएगा कि आपका गामा -1। ठीक है, बट ये जो दोनों है ये इस बार आपको सीबीएसई में नहीं दिया जाए, तो अननेसेसरी इसको अभी लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बाकी जो है उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यहीं पे रहने देते हैं, और मैं इसी को यहीं पे रहने देती हूँ, और देखते हैं कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कौन कौन से किस किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ साथ फिर आपको मैं गिब्स फ्री एनर्जी भी एक ही साथ कराऊंगा। काम करो, एनसीईआरटी निकालो, थर्मोडायनेमिक निकालो, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, आयुष पे डबल पेपर है, तो आयुष ये थोड़ा बहुत रिवीजन कर चुका है? थोड़ा बहुत हो चुका है, कोई बात नहीं। देखो देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे मतलब आज तुम्हें ये थोड़ा करा रही हूँ, उसके बाद जैसे ही थोड़ा खत्म हो जाएगा ना, फिर हम पूरे बोल कंसेप्ट से लेके एंड तक थोड़ा इंपॉर्टेंट चेक कर लेंगे। आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखो, मैं ठीक करा दूंगी क्या क्या एक यस बार मैम, निकाल लिए निकाल लिया है ना। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मो का निकालो, थर्मो का आप निकालो, पेज नंबर बताती हूँ मैं, चलो। हाँ जी, थर्मो का जो एक्सरसाइज है ना 182 एक्सरसाइज पेज नंबर है, एक्सरसाइज है। अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अगर दे देंगे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 6.1 में चलना, 6.1 सारा नहीं करना है आपको, 6.1 में चलो। क्वेश्चन नंबर 6.1 आपने देखा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लिखा है, और लिखा, सारे बच्चे अपने पास एनसीईआरटी लेके रखो। 6.1 में लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर, अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी, और ऑप्शन मिला है, क्या ऑप्शन मिलेगा? स्टेट ए फंक्शन। ऑप्शन। हाँ हाँ, यस बोलो। देखो मैं बता, स्टेट फंक्शन क्या होता है, अगर एक सिस्टम ए है, ऑप्शन। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं होगा। अगर एक सिस्टम है, एक रिएक्शन चल रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप ए से बी में चला गया, बी से सी में चला गया, सी से डी में चला गया, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बीच में तीन स्टेप बीच में आ रहे हैं। एक रिएक्शन तीन स्टेप देख के या फ्लो तीन स्टेप से होके जा रहा है, और इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो खाली इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है स्टेट फंक्शन, खाली इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स द ऑप्शन इज बी, द ऑप्शन इज बी whose value is independent of path,
एक रिएक्शन है ए से लेके बी में चला गया, वही रिएक्शन ऐसे भी बी में चला गया, और वही रिएक्शन ऐसे करके फिर ऐसे करके बी में चला गया। आप मुझे बताओ, एक रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, वो 3 पाथ से फॉलो कर रहा है। पहला पाथ स्ट्रेट चला गया बी में, दूसरा पाथ सी में गया, फिर सी से डी में गया, और एक दूसरा पाथ पहले डी में चला गया, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं इसको, पहले डी में चला गया, फिर ई में चला गया, और फिर वो फाइनली आके डी में पहुंच गया। बट पहुंचना तो ए को बी में है ना, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो 3 पाथ से भी बन सकता है। ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, तीनों ही तरीके से अगर जाएगा तब भी जाके बी में पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग और एंड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसने कौन से पाथ से फॉलो करा है, किस पाथ से मूव कर रहा है उसके ऊपर। दैट मीन्स स्टेट फंक्शन इज ए thermodynamic property that is independent of the path, isn't it? क्लियर हो गया? पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़े, फिर इसका ऑप्शन बी है, टिक कर लो बच्चे, इसका ऑप्शन बी है, whose value is independent of path। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6.2 मुझे बता रहा है, 6.2 बताओ, खुद बताओ। एडियाबेटिक कंडीशन है, करेक्ट कंडीशन क्या बनेगा? एडियाबेटिक है, Q is equal Q is equal to थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, Q is equal to 0 बिकॉज एडियाबेटिक। ऐसे आपको कोई भी कर दे देगा, बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस है, बताओ ऑप्शन कौन सा लगेगा, कुछ छांट के लिख सकते हो ना। बोलेगा आइसोबेरिक प्रोसेस है, बताओ कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद 6.3 में चलते हैं। 6.3 अभी आपने करा नहीं है, बट स्टिल मैं इसको आपको कराऊंगी, बाद में कराएंगे, अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4 में चलते हैं। 6.4 में चलोगे? 6.4 एक बार कर लेते हैं। 6.4 जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा आपको, तो मैं इसको रन कर लेती हूँ। 6.4 में क्या है देखो, एनसीईआरटी। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, अब 6.4 में दिया है डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट पूछा गया है, डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एच पूछा गया है, रिलेशन ये वाला लग जाएगा ना। डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एच पूछा गया है, अगर मैं किसी तरीके से, और टेम्परेचर भी गिवन है मेरे ख्याल से, टेम्परेचर गिवन है क्या? अच्छा, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉपर वैल्यू नहीं चाहिए पूरा, मुझे खाली स्मॉलर या ग्रेटर और इस तरीके से पूछा गया है। आपको मैंने क्या बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आरटी, ये वैल्यू मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि इफ डेल्टा एन गैस इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, आपको लिखवाया था मैंने। If delta N gas is greater than 0, then delta H is greater than delta E. And if delta N gas is less than 0, then delta H is less than delta E. क्लियर है? आपको डेल्टा यू का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, -x गिवन है ना। अब आपको डेल्टा एन निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या मिला है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, is greater than delta u, is less than delta u, is 0 मिला है। तो आपको ऑप्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है कि कंबशन ऑफ मीथेन बोला गया है। तो चलो मीथेन ले लो, आप यहाँ पे बता देती हूँ, मीथेन, मीथेन का कंबशन करते हैं। आपको कंबशन रिएक्शन आता है मीथेन का? कंबशन का मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखा देना, बस कुछ भी बोला जाएगा, प्रोपीन बोलेंगे, इथीन बोलेंगे, कुछ भी बोला जाएगा, ब्यूटाइल, कुछ भी, इथेन बोला जाएगा। आपको अगर कंबशन करनी है तो ऑक्सीजन ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O बन जाएगा। बाकी आपको बैलेंस करनी है, बैलेंस करने के लिए SH4 2 आ जाएगा, CO2 2H2O।
आपको बैलेंस करके, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और ध्यान रहे हर एक कंबशन रिएक्शन में अगर हाइड्रोकार्बन का कंबशन चल रहा है तो वाटर आता है लिक्विड के फॉर्म में। ध्यान रहे, वाटर को गैस मत लिख देना वहां पे, नेगलेक्ट कर वाटर देंगे ना लिक्विड, मैम, प्योर उसको लिक्विड है ये तो। नेगलेक्ट, हाँ उसको नेगलेक्ट कर देना है। बाकियों को यहाँ पे निकाल दो, डेल्टा एन कितना बन रहा है। इज इट -2? यस मैम। क्योंकि आपको पता है डेल्टा एन इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर। तो एनपी क्या है, एनपी तो यहाँ पे एक गैस है, ये तो लिक्विड भूल जाओ इसे। ये गैस है, 1 है, 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ गैसेस तीन है। गैसेस 3 है, इसके 2 है और इसके 1 है, और सारे गैसेस के फॉर्म में है। सो आई गॉट -2, दैट मींस डेल्टा एन इज लेस देन 0। ये वाला आएगा ना, डेल्टा एन अगर -2 है मतलब डेल्टा एन लेस देन 0 है ना, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे यस सही मैम। बैठेगा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, थर्ड सी ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, देख लो। इज इट इट? ठीक है, समझ में आया? आपने डेल्टा एन निकाल दिया, डेल्टा एन -2 है, तो -2 का मतलब डेल्टा एन लेस देन 0 आ गया ना। -2 का मतलब क्या है, लेस देन 0 आ गया। और अगर लेस देन 0 है तो क्या है, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आपको वही पूछा गया है कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा यू। ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़े? यस मैम। अच्छा ठीक है, बाकी आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6.7 मैंने ऑलरेडी करा दिया था सुबह, आयुष को फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6.7 में क्या पूछा है आपको, क्या पूछा गया है, इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अच्छा, by a system and 394 joule of work is done by the system। जहां पे heat absorbed and work done by the system हो गया, ये फॉर्मूला डालनी है। क्लियर है? और आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको पूछा गया है चेंज क्या है इंटरनल एनर्जी में। आपको हीट के बारे में बता दिया गया है, वर्क डन बता दिया गया है, चेंज पूछा गया है, क्या करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको यहाँ पे साइन बड़े ध्यान से चूज करनी है, साइन का बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हीट एब्जॉर्ब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, एंड रिलीज्ड नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, एंड ऑन द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड ऑन नेगेटिव द होता है और ये पॉजिटिव होता है। आप खुद सॉल्व करो, न्यूमेरिकल में क्या क्या मिला है आपको, मिला है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड है 701 जूल एब्जॉर्ब्ड है, तो मुझे लेना है 701, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब नेगेटिव, मतलब जो वैल्यू आया है मुझे उसका नेगेटिव लेना है, क्या आया है 394, तो -394 लेना है। सॉल्व है, जो भी आगे कर सकते हो, आ गई समझ में? हो गया, आगे बढ़े, तो डाउट हो तो बोलो। डन है, यस मैम, क्लियर है। यस डन मैम। है, अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने ये आयुष को सुबह बता दिया था, फिर भी थोड़ा सा क्योंकि बरकरार रखी हूँ। देखो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ये जो अभी बताया मैंने आपको, क्यू का साइन देख लेना, डब्ल्यू आपको बोलेंगे हीट इज रिलीज बोला जाएगा एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बोला जाएगा, बस आपको फिर उस तरीके से साइन लेना पड़ेगा। हीट अगर रिलीज हो रही है तो हीट रिलीज को माइनस लेना है, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन को पॉजिटिव लेना है, और दोनों को फिर प्लस कर देना है, आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं 6.8 में। 6.8 में आपको
अच्छा 6.8 के बाद 6.9, 6.9 भी करा दोगे क्योंकि 6.9 में फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो कर लेंगे एक साथ। चलो अच्छा, द रिएक्शन ऑफ सियानामाइड, सियानामाइड NH2 एक रिएक्शन मुझे मिला है, सबसे सिंपल बात यहाँ पे एक रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। कौन सा रिएक्शन मिला है देखो नीचे, मैं पूरा पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन को। रिएक्शन ऑफ cyanamide NH2Cl with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा अब क्या पूछा गया है, आपको डेल्टा यू मिला है और आपको एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मांगा, डेल्टा यू मिला हुआ है, डेल्टा एच मांगा है, तो 100% सबसे पहला मेरा काम होता है डेल्टा एन को निकाल देना, निकाल देंगे रिएक्शन से निकाल देंगे अभी, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या काम मिलता है, आर का वैल्यू आपको मैं बता दूंगी क्या लेना है, ठीक है, आर का वैल्यू आपको मैंने वैसे भी बताया था, और टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन गिवन है बुक में, बस सब कुछ तो मिल चुका है। और सीधे चलते हैं रिएक्शन में, चलते हैं 8.31 आर की वैल्यू लेनी है ना, 8.314, हाँ 8.31, ठीक है, 8.314 आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ अच्छा उसके बाद है मुझे जो रिएक्शन मिला है तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, NH2Cl को गैस में लिखा है ना बुक में, तो NH2Cl को गैस में नहीं लेना है, सॉलिड लेना है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है, क्योंकि बुक में जब आपने न्यूमेरिकल ऊपर पढ़ा है ना तो ऊपर देखो लिखा हुआ है NH2Cl सॉलिड लिखा है, चेक कर लेना, NH2Cl ऊपर सॉलिड लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दे रहा है, दिस प्लस 3/2O2 will give me N2 गैस, ये सारे गैस है ना, ये सारे गैस है, प्लस यहाँ पे मिल रहा है मुझे CO2 गैस, आई थिंक H2O लिक्विड। अच्छा तो ये रिएक्शन मिला है और आपको डेल्टा यू मिला हुआ है, डेल्टा यू क्या मिला है, डेल्टा यू मिला है -742.7 किलो जूल पर मोल मिला हुआ है, ठीक है, और आपको डेल्टा एच पूछा है, क्या करना है, ये रिएक्शन लगा देना है, और इसके लिए आपको डेल्टा एन निकालना है, डेल्टा एन निकालो कितना बन रहा है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन कितना बनेगा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन कितना बनेगा, -1/2, -1/2 आ रहा है, 1 - 3/2 ही तो होगा। 1 - 3/2 की N2 गैस है, CO2 भी गैस है, अच्छा CO2 मैंने लिखा ही नहीं। एंड देखो आपका ये आ जाएगा 0.5 आ रहा है, देख लो एक बार, हाँ हाफ आ जाएगा, यस हाफ आ जाएगा, 0.5 हाफ आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, दैट मींस, ठीक है, बस आपको सामने डालना है, डेल्टा एच निकालने है, डेल्टा एच के लिए क्या करना है, डेल्टा यू का वैल्यू डाल ले, डेल्टा यू आपको मिला है, बट एक चीज का ध्यान रहे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर की फॉर्मूला आपको डालना है, ठीक है, आर का वैल्यू होता है 8.314, अच्छा अब ये जूल में होता है, आर 8.314 जूल होता है, मुझे डेल्टा यू तो किलो जूल में दे दिया है, तो यहाँ पे साथ में जो डेल्टा यू लिखूंगी उससे मैं आइदर जूल में कन्वर्ट करूंगी फिर इसे लिखूंगी, क्योंकि ये किलो जूल और ये जूल में पॉसिबल नहीं हो सकता होगा, डिवाइडेड बाय 1000 ना, नहीं मल्टीप्लाई 1000, किलो जूल को जूल में करना है, मल्टीप्लाई 1000, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा -742.7 इंटू 10⁻³ कर देना, ये पूरे जूल पर मोल आ जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट होना चाहिए ना, फिर मैं इसको लिख दूंगी -742.7 10⁻³ कर देंगे यहाँ पे, प्लस डेल्टा एन की जगह पे 0.5 लेना है, आर के जगह पे 8.314 लेना है, और टेम्परेचर 298 मिला हुआ है, सॉल्व करोगे सीधा डेल्टा एच आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यूनिट में तो यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, एक का किलो जूल में रहेगा, एक का जूल में रहेगा, यूनिट जो भी करना है एक ही यूनिट में लेना है, क्योंकि आर तो जूल में रहेगा ना 8.314, तो ऑटोमेटिक मैं इसको भी कन्वर्ट करके जूल में कर दूंगी, तो सारे क्वांटिटी जूल में आ जाएगा और डेल्टा एच भी जूल में आ जाएगा, डेल्टा एच फाइनली जूल में आ जाएगा। बट
अगर आपको किलो जूल में आंसर मांगेंगे डेल्टा एच का, तो जूल में निकाल के 5000 कर देना एंड में, तो किलो जूल में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है 6.8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6.9। 6.9 मैं करा देती हूँ। भाई रैप कर लो, हो गया है, देख लो। हाँ यस मैम डन है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9। क्या दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. Molar heat capacity of aluminium given है, molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin। अच्छा, क्या पूछा गया है, एक एल्यूमिनियम का एक पीस है, एक एल्यूमिनियम का कुछ मास है, और कितना मास है 60 ग्राम एल्यूमिनियम। 60 ग्राम एल्यूमिनियम का एक पीस है और उसका टेम्परेचर को 35 से 55 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है। मोलर हीट कैपेसिटी दिया है 24 जूल, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, सेकंड वाला ना, नीचे वाला। मोलर हीट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स में खुद निकाल सकती हूँ क्योंकि मास गिवन है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भी गिवन है, एटॉमिक मास भी मुझे पता है, तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगी। और टेम्परेचर डेल्टा टी जो है 35 से 55, इसका मतलब है 20 डिग्री मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, डेल्टा टी को 20 ले लेना है। 35 से बढ़ा के मैंने 55 कर दिया, तो कितना बढ़ाया 20 डिग्री। डेल्टा टी को 20 लेना है, ये फॉर्मूला डाल देना है। क्या करना है, क्यू टोटल is equal to n into cm into delta t। अगर मोलर हीट के बदले आपको स्पेसिफिक हीट देते तो आप फिर ऊपर के फॉर्मूला ले लेते और सीधा यहाँ पे मास को डायरेक्टली डाल देते। ठीक है, बट मेरे पास मोलर हीट पड़ा है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर ये फॉर्मूला डालूंगी। अब मुझे क्या करना है, मोलर हीट मुझे मिला हुआ है, कितना मिला है मुझे मोलर हीट 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, डेल्टा टी मुझे कितना मिला है 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20 मुझे मिला हुआ है डेल्टा टी। और साथ में मुझे क्या मिला है 60 ग्राम एल्यूमिनियम मिला है, पर मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम मुझे मिला है, एल्यूमिनियम मुझे मिला है 60 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है, पता है आपको, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है। बस इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है चेक कर लो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसी नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे डाल देना, सीएम का वैल्यू लेके यहाँ पे डाल देना, डेल्टा टी का वैल्यू लेके यहाँ पे डाल देना, आपका क्यू टोटल आ जाएगा। कर लोगे, अभी यहीं पे कर लो फटाफट, अभी यहीं पे करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँ। अच्छा, आयुष ये क्वेश्चन सुबह नहीं करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सुबह नहीं करवाया था, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो क्यू टोटल कैसे निकालेंगे, कैसे लेंगे क्यू टोटल, एन कितना हो गया देख लो 6127 ले लो, 60 बाय 2.2 2.2 आ जाएगा ये। हाँ, इनटू सीआर कितना है 24, इनटू डेल्टा टी कितना है 20 आ चुका है, माइनस कर देना, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, बस आपका जितना भी आएगा जूल में आएगा, ध्यान रहे। अच्छा, जितना भी आएगा जूल में आएगा क्योंकि ये जूल में दिया है ना, मोलर हीट कैपेसिटी जूल में मुझे मिला है ना, मोलर हीट को जूल में देखो मिला है बुक में, तो मेरा जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। बट आपको आंसर क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आना है आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट पूछा है, तो जो हीट जूल में आएगा उसको डिवाइड कर देना 1000 से, यू विल गेट फाइनली हीट इन किलो जूल। क्लियर है, यू कैन डू दिस। यस मैम डन भी हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद मैं देखती हूँ, नहीं बाकी मुझे थोड़ा आपको कराना पड़ेगा, बाकी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.13 कर लेते हैं पहले, 6.13। उसके बाद आपको एग्जाम्पल
भी करोगे तो चलेगा, ये एंथैल्पी नहीं भी करोगे तो हम ठीक है कर लेते हैं। 6.13 कर लेते हैं। 6.13 में क्या दिया है एक बार देख लो। अच्छा कल मैंने आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पढ़ाए थे ना, और एंथैल्पी चेंज भी पढ़ाया था, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ा दिया था, याद करो। आपको मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बता दिया था कि जब 1 मोल फॉर्मेशन होता है, एलिमेंट से बनता है, तो हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल बनेगा और कहाँ से बनेगा, एलिमेंट से बनेगा, तो हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। सो एनीवे तो आपको वो सब करवा दिया है। यहाँ पे जो 6.13 है ना, सिंपली प्रॉपर्टीज को लेके है। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन बना है, H2 गैस